दोस्तों, सेबी एक्ट को पढ़ने के बाद हमारी इस सिस्टम को समझने की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, पता चल जाता है कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है। और सेबी एक्ट की लैंग्वेज को ही जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे आगे, वो लैंग्वेज को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। तो एक बार ये आप सेबी पे मेहनत कर लेंगे तो बाकी सारे ये एक्ट्स पढ़ने इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो आइए दोस्तों, हम पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड एडजुडिकेशन की बातें कर रहे थे लास्ट सेशन में। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पेनल्टीज, एडजुडिकेशन एटसेट्रा, आइए हमारा टॉपिक आज का मिसलिनियस टॉपिक है। और आज इस 1 घंटे की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आइए हम इसे नाम दे देते हैं आज के टॉपिक को, important concepts related to adjudication and penalties and appeals. Important concepts related to। इसके बाद अगर मैं स्पीड से चलूंगा, कुछ बात समझाऊंगा, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो स्पीड जरूर इंक्रीज होगी सेबी के बाद, सेबी चैप्टर को समझने के बाद। तो आई टेक योर टाइम टू रिवाइज एंड लर्न सेबीज एक्ट, पेनल्टीज, कंसेप्ट, एडजुडिकेशन, पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो ये सब बातें बेटा अच्छे से आप सीख लीजिए ताकि हम स्पीड के साथ चल पाए। जब एक बच्चा जब एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है, एक शिशु दुनिया में आता है, तो वो पहले एकदम से दौड़ता नहीं है। पहले वो हिलना डुलना सीखता है, फिर वो लेटता है जमीन पर, सरकता है, फिर पैरों और हाथों के बल आगे बढ़ता है, फिर धीरे 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 खड़ा होता है, गिर जाता है, खड़ा होता है, गिर जाता है। अब ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर कहे कि नहीं, चलना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो चलूंगा नहीं, मैं तो कोशिश नहीं करूंगा। ये कुदरत की देन है कि बच्चा, वो मोटिवेशन उसे कहाँ से मिलता है, बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, खड़ा हो जाता है, गिर के कई बार गिर के चोट भी खाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो एक छोटे से बच्चा, एक जो बच्चा छोटा सा जो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, वो इस बात को समझता है। ये कंसेप्ट जरूर सीखने का है बेटा, लाइफ लेसन है ये। लेकिन पता नहीं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारा ये विश्वास गुम हो जाता है, ये फेथ हम खो देते हैं। और ये फेथ जब हमारा गुम हो जाता है तो हम खुद पे विश्वास नहीं करते, हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से कमी है, यहीं से सारी दुख शुरू हो जाते हैं जीवन के। जब हम खुद की कमियां दूर ना करके दूसरों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। कंसेप्ट कंसेप्ट बहुत मुश्किल है जी, ये तो याद नहीं होता जी, ये तो ये नहीं है, लिखा नहीं जाता जी। बेटा, आप एक नए बच्चे हैं, इस सिस्टम में आए हैं, और शुरू शुरू में आप देखिए कि आप कैसे तेजी ला सकते हैं। तो पहले आपको रिड़ना सिखाएंगे, बैठना सिखाएंगे, उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे, फिर आप देखना कैसे भागोगे इस सिस्टम में। ठीक है? तो आइए, सेबी एक्ट को, इसलिए मैंने सेबी एक्ट को बहुत आराम से बढ़ाया है ताकि आप इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं, इसके हैबिचुअल हो पाएं, सिस्टम सारा सीख पाएं। तो important concept related to penalties, adjudication, and appeals। अपील्स अपीलेट अथॉरिटी भी बनाई है सेबी। सेबी के ऑर्डर्स, एडजुडिकेशन ऑफिसर्स, उनके ऑर्डर्स के ऊपर आप सैट में, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 11C मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, 24 डिस्कस किया था। तो आइए आज के सेशन में 15I, 15J, 15JA, ये सब सेक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए, आज की सीक्वेंस वाइज करूँगा। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले सीक्वेंस में नहीं चलूँगा, मैं थोड़ा सा मैं सीक्वेंस को मोड़ूंगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोविजंस मैं कवर करूँगा। ठीक है? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अभी नहीं चलूँगा मैं। तो पहले मैं सेक्शन 15JA स्टार्ट करूँगा, फिर सेक्शन 20 स्टार्ट करूँगा। अल्टीमेटली सारे सेक्शंस, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर हो जाएंगे। तो आइए सेक्शन 15JA को हम
सेक्शन 15 जे ए को हम पहले पढ़ेंगे। जे अभी हमने नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे। जे ए को पहले पढ़ रहे हैं। अब ये 25 करोड़ पेनल्टी रोज, ये लाखों रुपए की पेनल्टीज जो इकट्ठी होंगी इतने बड़े सिस्टम में, ये करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा, ये जाएगा कहाँ? 15 जे कुछ नहीं कहता, ये कहता है ऑल सम्स, एक लाइन का हम यहाँ सेक्शन ये कर रहे हैं, रियलाइज्ड बाय वे ऑफ, ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ, एग्जाम में भी नहीं पूछा गया लेकिन कुछ इंटर रिलेटेड हो सकता है इसका, अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह से संबंधित सेक्शन 13, 14, 15 आपने सेबी एक्ट का किया तो उससे संबंधित ये हो सकता है। क्या जो सेबी फंड बनेगा, क्या ये जो सम इकट्ठा होगा, क्या उस सम में क्रेडिट हो सकता है? यानी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता, किसी और क्वेश्चन खासकर सेक्शन 13, 14, 15 के साथ जोड़कर इसे बोल सकता है। जो पेनल्टीज हैं ये सोर्स नहीं है, फीस जो सेबी लेगी वो सोर्स है सेबी फंड के लिए। तो सेबी फंड बनाया था हमने, उसमें हम बात कर रहे थे सेबी फंड में क्रेडिट कहाँ से होगा। सरकार ग्रांट देगी, वहां से होगा जो सेबी फीस कलेक्ट करेगी। अब फीस में और पेनल्टी में भी फर्क है, पेनल्टी कहाँ जाएंगी और फीस कहाँ जाएगी? जो सेबी फीस इकट्ठा करेगी वो तो जाएगी सेबी फंड में, और पेनल्टी कहाँ जाएंगी? कहते हैं जी ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज, बाय वे ऑफ पेनल्टीज। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान देना बच्चों, हम पेनल्टीज की बात कर रहे हैं, हम फीस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अंडर सेबीज एक्ट 1992, पेनल्टी कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? अंडर सेबी एक्ट 1992 की यहां बात चल रही है। ठीक है बेटा, शेल बी क्रेडिटेड, शेल बी क्रेडिटेड, अब कहां जाएगा? सेबी फंड में जाएगा या कहीं और जाएगा? याद रखनी है। और एक नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई बात नहीं, आने देना, क्या दिक्कत है? आप पता तो चल गया आपको बेटा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई लॉजिक भी है कहीं, इस पैसे से अगर इस पैसे को आप सेबी फंड में क्रेडिट कर दोगे तो देखो मिसयूज हो सकता है पावर का, सेबी की जो ये खतरनाक पावर है इनका मिसयूज हो सकता है। क्योंकि सेबी फंड से जो अलाउंसेस, जो परक्विजिट्स, जो गाड़ियां, जो ऑफिसेज, जो घर से बोर्ड के मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को मिलेंगे वो सेबी फंड से मिलेंगे। अगर इस पैसे को सेबी फंड में डाल देते तो ये लोग क्या करते? अपने ऐशो प्रस्ती के लिए कॉरपोरेट का जीना मुश्किल कर देते, इसीलिए नहीं डाला गया। इसलिए इस पैसे को सेबी के सेबी फंड में नहीं डाला गया, इस पैसे को कहते हैं जी पेनल्टी से जो पैसा वसूल होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होगा, ना कि वो सेबी फंड में क्रेडिट होगा, ताकि सेबी अपनी पावर को मिसयूज ना कर पाए। मेरे को ये लॉजिक लगता है, मैंने कहीं लॉजिक पढ़ा नहीं, बस मुझे ये लॉजिक लगता है कि ये लॉजिक है कि क्यों पेनल्टीज को सेबी फंड में क्रेडिट नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, इसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस कर रहे हैं रिलेटेड टू पेनल्टीज, एडजुडिकेशन और अपील के लिए। सेक्शन 20A हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सेक्शन 20A। और आप ध्यान दीजिए बेटा, आपने शाबाश, बहुत ध्यान से ये बात समझनी है सेक्शन 20A की। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, अब सेक्शंस को किस तरह से याद करेंगे? हम बार बार इसे रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इसे हम पढ़ सकते हैं। आप भी इनोवेटिव मेथड अडॉप्ट कीजिए, और मैं भी सडन, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो स्टूडेंट्स का, हम उसमें पोस्ट करेंगे, बार बार पूछेंगे, छोटे छोटे टेस्ट लेंगे आपके। ठीक है, काफ़ी सारी कोशिश की जाएगी आपको ये सेक्शंस याद करवाने की। ठीक है, तो आइए, सेक्शन 20A एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आइए पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। पहले लिख लीजिए, क्या कहता है? नो सिविल कोर्ट, नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction। jurisdiction क्या होती है? पावर टू एंटरटेन अ केस। कोर्ट की पावर को बोलते हैं jurisdiction। कोर्ट किस केस को एंटरटेन कर सकता है, किस केस को एंटरटेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908,
अगर आपने कभी पढ़ा है लाइफ में ये चैप्टर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो सिविल सीपीसी का ये सेक्शन क्या कहता है कि सिविल कोर्ट्स को सभी केसेस को एंटरटेन करने का हक है, जब तक कोई एक्ट बार नहीं करता सिविल कोर्ट को कि भाई तेरे को ये वाला केस एंटरटेन नहीं करना। जब तक कोई दूसरा एक्ट बार नहीं करेगा, जैसे देखो यहाँ पे सेक्शन 20A सिविल कोर्ट पे रोक लगा रहा है कि सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं एंटरटेन करना। ठीक है बेटा, ये कंसोलिडेटेड नॉलेज, हार्मोनाइज नॉलेज, यानी कोई भी एक्ट में आप कोई बात पढ़ते हैं तो उस सेक्शन का कैसे आपने दूसरे एक्ट के साथ यूज करना है, इसको कहते हैं लॉ की पढ़ाई बेटा। लॉ इस तरह से लॉ पढ़ना चाहिए। अब सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी क्या कहता है? सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास सभी केसेस को एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन है जब तक कोई दूसरा एक्ट स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली सीपीसी के कोर्ट्स को सिविल कोर्ट्स को रोकता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं जी, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, यानी सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पे बार लगा दी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। अब मुद्दा सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास जाएगा, जो सेबी के न्यायिक अधिकारी हैं उनके पास जाएगा, वो एडजुडिकेशन करेंगे, वो पेनल्टीज वगैरह थोपेंगे। जो आपने पेनल्टीज पढ़ी वो कौन लगाएंगे? कोर्ट नहीं लगाएगा वो पेनल्टी कौन लगाएगा? सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द सेबी और adjudicating officer का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए, जिनके पास एडजुडिकेशन की पावर है, जिनके पास पेनल्टीज इंपोज करने की पावर है। कहते हैं नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द सेबी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिए आप, इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। जिन मुद्दों पर सेबी का या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है, उन मुद्दों पर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय और under this act to pass any order and no injunction। इंजंक्शन क्या होती है बेटा? स्टे ऑर्डर। जब किसी इंजंक्शन को आप ध्यान से समझना बेटा। इंजंक्शन सीपीसी का कंसेप्ट है। इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं आप, वहां भी ये वर्ड यूज होता है इंजंक्शन मतलब जब एक आदमी एक काम कर रहा है और उसे उस काम को करने से किसी को नुकसान हो रहा है तो कोर्ट से इंजंक्शन ली जा सकती है। ठीक है बेटा। नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड। इंजंक्शन मतलब आप शॉर्ट में समझ सकते हैं स्टे ऑर्डर। नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड, तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जा सकती बाय एनी कोर्ट। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। कोर्ट और अदर अथॉरिटी, ना तो किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ना किसी दूसरी अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन है। तो सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़िए बेटा। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द सेबी or adjudicating officer is empowered by or under this act to pass any order, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action ठीक है, in respect of any action taken or to be taken or to be taken। कोई एक्शन ले लिया है या कोई एक्शन लेने जा रहे हैं,
in pursuance of any order, in pursuance of any order passed by the SEBI, any order passed by the SEBI or adjudicating, आओ सेक्शन को एक बारी ध्यान से समझेंगे, adjudicating ऑफिसर, शाबाश। आओ एक बारी लैंग्वेज को ध्यान से हम कर लेंगे। 15 JA हमने किया, 21 सेक्शन क्या कह रहा है बेटा, आइए ध्यान से इसे समझ लीजिए, बाद में बेटा इसे रिवाइज करने का मौका शायद ना मिले आज के सेशन में, तो मैं इसे एक बारी 20A को अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ। 20A क्या है, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी कहता है कि सिविल कोर्ट के पास हर केस को एंटरटेन करने की पावर है जब तक कोई लॉ रोके ना। अब सेक्शन 20A सीपीसी के इस सेक्शन 9 को रोक रहा है। जैसे सेक्शन 9 ने कहा जब तक कोई स्पेसिफिक एक्ट रोकेगा नहीं तो सेक्शन सीपीसी के कोर्ट के पास पावर है, सिविल कोर्ट के पास पावर है। तो सेक्शन 20A सेक्शन 9 में जो सिविल कोर्ट को पावर दी गई थी उस पावर को रोक रहा है। कहता है जी नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction in respect of any matter which the SEBI or adjudicating officer is empowered by। SEBI या adjudication के पास जो पावर है वो एंटरटेन करने की किसी कोर्ट को पावर नहीं है, किसी कोर्ट के पास उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन मतलब पावर टू एंटरटेन अ केस। और अंडर दिस एक्ट टू पास एनी ऑर्डर, नो इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, shall be granted by any court और अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। अगर सेबी ने और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई एक्शन लिया है या लेने जा रही है तो सेबी को या सेबी के किसी ऑफिसर को कोई कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता, उस पर आप रिलीफ नहीं ले सकते। अगर सेबी के एक्ट के अंदर आपको नोटिस मिला है कि आप ये काम करो, आप दूसरे कोर्ट के पास जाके रिलीफ लेने नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई साहब सेबी एक्ट को रोको, सेबी को रोको, किसी कोर्ट को फरियाद नहीं कर सकते, किसी ऑफिसर को फरियाद नहीं कर सकते, किसी नेता को आप फरियाद कर ही नहीं सकते। यानी सेबी के जो भी एक्शन लिया है उसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। कहने का मतलब ये है एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परजुएंस ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सेबी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। आप लिख सकते हैं अंडर दिस एक्ट, आप यहां पे लिख सकते हैं अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 20A हमने किया बेटा, 15JA किया और सेक्शन 20A कर लिया। 15 मिनट हुए हैं अभी क्लास में शुरू हुए और 15 मिनट में अच्छा मार्जिन हम अचीव कर चुके हैं, 2 सेक्शन खत्म कर चुके हैं और एक बहुत खतरनाक सेक्शन में करने वाला हूं, सेक्शन 24A। सेक्शन 24A की हेडिंग हम यहाँ लिख लेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। क्या लिख लेंगे बेटा, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब कंपाउंडिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस करेंगे सेक्शन 24A। कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई किसी सेक्शन ने, किसी लॉ ने पेनल्टी लगाई है, पेनल्टी इंपोज की है, ठीक है। अब लॉ में पेनल्टी 2 तरीके से इंपोज होगी, आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी और आइदर इन टर्म्स ऑफ जेल। अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो पेनल्टी लगाई है और आप पेनल्टी लगाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मुकदमा चलेगा, एडजुडिकेशन होगा एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास। अब आपसे कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, आप रिनाउंड डिफॉल्टर नहीं है, आप पहली बार ये इस तरह का काम आपसे हुआ है, जो अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं, तो यहाँ पे एडजुडिकेशन चलेगा, मुकदमेबाजी चलेगी, न्यूज़पेपर में आएगा, आप बड़ी कंपनी है तो आपका जिक्र आएगा, लिटिगेशन चलेगा, बाद में आप कॉर्पोरेट एक्शन लेंगे, आप प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करेंगे, तो बाद में आपके ऊपर जो लिटिगेशन है यानी वो जो धब्बा है वो लोगों को दिखाना पड़ेगा, आपको लिटिगेशन बार बार दिखाना पड़ेगा, देखो जी हमारे ऊपर ये काम, क्योंकि इस तरह का रूल, इस तरह का सेल्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम आगे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। आपको हर जगह ये बताना पड़ेगा जी हमारे ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, हमारे ऊपर लिटिगेशन चल रहा है। तो आपसे ऑफेंस हो गया है, अब गलती तो हो गई है, अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी, लेकिन एक कंपाउंडिंग का मौका दे रहे हैं आपको, यानी एडजुडिकेशन से बचने का मौका दे रहे हैं। कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंडिंग यानी एक
जुर्माना भर के, कंपाउंडिंग चार्जेस बोलते हैं उसे, उस जुर्माने को भर के आप एडजुडिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक एक बारी या ये कोर्ट की ये डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कंपाउंडिंग अलाउ करना है कि नहीं करना, लेकिन आप कंपाउंडिंग के लिए अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और सेक्शन 24A इसके लिए बोलता है। तो कंसेप्ट क्या है कि कंपाउंडिंग चार्जेस पे करके आप छूट जाओगे, मुकदमा नहीं चलेगा, एडजुडिकेशन नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको वार्निंग दे दी जाएगी, देखो आगे से ये काम नहीं करना, नहीं तो आगे से कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आइए शाबाश। अब कब कब कंपाउंडिंग हो सकती है, ये बात आपने नोट करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से देखो, ध्यान से देखो। आपको क्यों याद नहीं होता, क्योंकि है ना, जिस चीज से आप प्यार करते हैं वो चीज कैसे याद नहीं हो सकती आपको। और ये सेक्शन 24A है, ये आपको 4 नंबर या 5 नंबर अगर एग्जाम में दिला सकता है, तो कैसे आपको याद नहीं होगा, मुझे तो समझ में नहीं, बात नहीं आती। कैसे आप भूल जाओगे सेक्शन 24A को। ठीक है, सपने देखोगे ना, इतनी प्यार से देखो कि रात को सपना आए और सपने में मैं तुम्हें सेक्शन 24A को याद करवा रहा हूँ। ठीक है, इतने प्यार से सेक्शन 24A को देखो। सेक्शन 24 किस लिए है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए है। ठीक है, आप ग्रुप में पढ़ते हैं, आप फालतू की बातें करते हैं, फालतू की चीजें देखते हैं। ठीक है, सिर्फ फोकस्ड की कमी है। आप जा रहे हैं, आपको मल्टी टास्क करने की आदत है, आप डॉक्टर के पास बैठे हैं, आप रिवाइज किया करो ना अपने सेक्शंस, आप क्यों गाने सुनते हो। ठीक है, फोकस की कमी है। कहने का मतलब ये है कि फोकस रखो, अपनी चीजों को बार बार रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़ते हैं, और उसमें लिखा है सिमर 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 नर उतरस पारा। क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज का काफ़ी इन्फ्लुएंस है बेटा मेरे ऊपर, तो मैं उसमें सुखमनी साहब आप पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, तो उसमें लिखा है सिमर सिमर सिमर, रिकॉल रिकॉल रिकॉल। पंजाबी में रिकॉल करने को बोलते हैं सिमरन करना। 3 बार वर्ड यूज किया है वहां पे, सिमर 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 नर उतरस पारा। फॉर्मूला बता दिया महाराज जी ने सक्सेस का, कि बार बार रिकॉल करो, रिकॉल रिकॉल रिकॉल। जब किसी चीज को इतना रिकॉल करो, रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा हुई, यानी एक चीज आपकी बॉडी का पार्ट हो जाए, आप इस किसी चीज को इतना रिकॉल कर दो, इतना याद कर दो कि उसकी हाथ खड़े हो जाए, उसके वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए आपके सामने। बोल भाई तेरी क्या इच्छा है, क्या चाहता है तू, तेरे को पास होना है, चल तेरे को पास करा दिया। ठीक है बेटा, तो ये ये चीज़ बातों से नहीं आएगी, ये चीज़ तो आपको श्योर हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कोई इसमें ब्रह्मा जी भी अगर आपको आके पढ़ा दें और आप मेहनत ना करो और आप सोचो कि मैं पास हो जाऊं, नहीं पास हो सकते आप। चलिए, कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे कि, आओ अब मैं बताऊंगा कंपाउंडिंग का मतलब, मैंने बताया, और 24A बता रहा हूँ, एनी ऑफेंस पुनिशेबल। आओ कंपाउंडिंग को लिखते हैं कि क्या है कंपाउंडिंग। एनी ऑफेंस पुनिशेबल, यानी कोई भी ऑफेंस जो उस पे पेनल्टी है, पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कहते हैं जी कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट में हुआ है आपसे। ठीक है, अब सुन लो, कोमा लगा दिया। अब यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी ट्विस्टेड है, ध्यान से नोट करना। नोट बीइंग एन ऑफेंस, नोट बीइंग एन ऑफेंस, 24A पढ़ा रहा हूँ बेटा। नोट बीइंग एन ऑफेंस, नोट बीइंग एन ऑफेंस। ठीक है, अब यहाँ ऑफेंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, पहले बोलते हैं कोई भी ऑफेंस, फिर अपनी बात को ही कैटेगराइज कर रहे हैं कि नॉट बीइंग ऑफेंस पुनिशेबल। शाबाश, आप ध्यान से नोट करेंगे, विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, यानी जहां पे पेनल्टी विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पे इम्प्रिजनमेंट ओनली है, यानी इम्प्रिजनमेंट यानी जेल जहां पर है, उस ऑफेंस की बात नहीं कर रहे। पहले बोलते हैं कि एनी ऑफेंस, फिर बोलते हैं नोट बीइंग एन ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली। एनी ऑफेंस पुनिशेबल विद द एक्ट नोट बीइंग एन ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली। अब लैंग्वेज खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनो। और विद, फिर और लगा दिया, फिर कैटेगरी बना दी, एक कैटेगरी और बना दी, और विद इम्प्रिजनमेंट, और विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और विद इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन।
और विद इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन। ऑल्सो विद फाइन यानी पेनल्टी क्या है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन। ठीक है, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नोट के साथ और आया है ना, तो उसका मतलब ना तो उस ऑफेंस की बात कर रहे हैं जहां पुनिशेबल कंपलसरी है, ना उस ऑफेंस की बात कर रहे हैं जहां इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है। बहुत ध्यान से बेटा आपने करना है। फिर कोमा लगा दिया, कहता है कि मे आइदर, है ना, शाबाश। 24A हम कर रहे हैं मे आइदर बिफोर, मे आइदर बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में। किस बात के पहले या बाद में? आफ्टर द इंस्टीट्यूशन, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन यानी मुकदमा फाइल हो चुका है। इंस्टीट्यूशन, आप बिफोर इंस्टीट्यूशन और आफ्टर इंस्टीट्यूशन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ऑफ एनी प्रोसीडिंग यानी एनी एडजुडिकेशन। प्रोसीडिंग बोल लीजिए, कार्रवाई बोल लीजिए, या क्या बोल लीजिए, एडजुडिकेशन बोल लीजिए, एक ही मतलब है, एडजुडिकेशन। ठीक है, बी बी कंपाउंडेड, बी कंपाउंडेड। ठीक है, बी कंपाउंडेड बाय, अब कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन सी है? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, सेट। ठीक है, सेट के बारे में अभी आप नहीं जानते, सेट क्या है, जिसके ऊपर आज सेट को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। कंक्लूड नहीं करा पाऊंगा सेट को, लेकिन इंट्रोड्यूस जरूर कर दूंगा बेटा। सेट इंट्रोड्यूस आज हो जाएगी। कंपाउंडेड बाय सेट यानी कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन है? सेट। और अ कोर्ट, और अ कोर्ट या तो सेट करेगा बिफोर सच, बिफोर सच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, यानी जहां जिस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। सेक्शन 24A बहुत ध्यान से करना है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट। कह रहे हैं जी नो, आप अपनी कॉपी खोल लीजिए बेटा, शाबाश। एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर द एक्ट नॉट बीइंग एन ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन। ठीक है, ऑल्सो विद फाइन, imprisonment also with fine, may either before or after the institution or proceeding be compounded by SAT or a court before such proceeding are pending। तो कंपाउंडिंग अथॉरिटीज इसमें कौन कौन है? या तो SAT है या फिर कोर्ट है। आओ इस सेक्शन को और अच्छे से सीखते हैं और बढ़िया से इस सेक्शन को हम करते हैं। और आइए, तो सेक्शन 24A कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हम कर रहे हैं। बोल रहे एनी ऑफेंस, पहले बोल रहे हैं एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस, लेकिन फिर उसे कैटेगराइज कर दिया। अब इस लैंग्वेज को यहां से पढ़ो, नोट बीइंग एन ऑफेंस ऑफ पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट एंड विद फाइन। तो पेनल्टी को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? देखो, एक पेनल्टी होती है खाली फाइन, ठीक है, खाली फाइन। एक पेनल्टी होती है फाइन और इम्प्रिजनमेंट, एक पेनल्टी होती है इम्प्रिजनमेंट ओनली, ठीक है, एक हो सकती है इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। देखो, दोबारा से करते हैं इसे, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। या तो खाली फाइन लगेगा, खाली जेल होगी, या कोई भी हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। तो जहां जेल कंपलसरी नहीं है, सुन लो बात ध्यान से, लो शॉर्ट में बता दिया आपको, लड्डू बना दिया मोतीचूर का, देसी घी का लड्डू बना दिया, अब मुंह में रखना है और नीचे चला जाएगा। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जहां जेल कंपलसरी नहीं है, जहां जेल मैंडेटरी नहीं है, वो तो कंपाउंडिंग हो जाएगा। कंपाउंडिंग का मतलब आपको मैंने बता दिया। कंपाउंडिंग कहते किसको हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं जी उसको कि आपसे ऑफेंस हो गया है अंडर दिस एक्ट और आप कंपाउंडिंग चार्जेस पे करके छूट सकते हैं, यानी मुकदमा आप पे नहीं चलेगा। क्या इंस्टीट्यूशन से पहले कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। मे आइदर बिफोर और आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है क्या, मे आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी एडजुडिकेशन। यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रोसीडिंग के बाद आप पहले आप कंपाउंडिंग कराएं बाद में कराएं। कहते हैं जी किसी भी वक्त हो सकती है। बी कंपाउंडेड बाय सेट। और कौन करेगा जी, कौन करेगा ये आपकी कंपाउंडिंग? आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। कंपाउंडिंग कौन करेगा? कंपाउंडिंग कौन करेगा जी? सेट करेगा। या तो सेट करेगा या कोर्ट, वो कोर्ट करेगा। कोर्ट मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है यहाँ पे। बिफोर सच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, या
जिस अथॉरिटी के पास वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जिस कोर्ट के पास प्रोसीडिंग पेंडिंग है, वो इसे क्या करेगा बेटा, कंपाउंड करेगा। 24A। शाबाश बेटा। पूरा आधा घंटा हो चुका है क्लास को, तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन आप उड़ा चुके हैं। 15JA आप कर चुके हैं, 20A आप कर चुके हैं, और 24A भी आप 24A भी आप अच्छे से कर चुके हैं। शाबाश। स्पीड को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं अपनी स्पीड को। सेक्शन 26 यहाँ पे हम करेंगे। आइए सेक्शन 26 यहाँ पे हम करेंगे बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 26। आइए पहले सेक्शन 26 में हम, शाबाश बेटा, सेक्शन 26 की आप हेडिंग नोट करेंगे पहले। शाबाश। सेक्शन 26 क्या कह रहा है आपको बेटा? शाबाश। कोग्निजेंस, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस बाय कोर्ट। और पहले मैं लिखवा दूं ये सेक्शन इजी लैंग्वेज में। नो कोर्ट शेल, कोग्निजेंस का मतलब, जुरिस्डिक्शन का मतलब पावर, और कोग्निजेंस का मतलब जब कोई कोर्ट, कोई जुडिशियल अथॉरिटी अपने पास किसी केस को लेती है, ठीक है, तो इसका मतलब है, ठीक है, डिसीजन टू टेक, डिसीजन ऑफ कोर्ट, डिसीजन ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन। जुरिस्डिक्शन का मतलब पावर ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन, या डिसीजन ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन अ केस, एंटरटेन अ केस, डिसीजन ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन अ केस। आइए 26 करेंगे। कहते हैं नो कोर्ट शेल, नो कोर्ट। अब ये सेबी एक्ट अपनी चरम पे पहुंच गया है बेटा। अब सेट के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि एक बारी हम सेट के बाद बेटा कुछ ऐसा बचता नहीं है सेबी एक्ट के अंदर। अब सेबी एक्ट दम तोड़ने वाला है बेटा। इसके बाद हम और खतरनाक चैप्टर्स करेंगे। SCRA हम कर सकते हैं शुरू, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर ICDR, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2009 भी हम शुरू कर सकते हैं क्लास में बेटा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है, और साथ में उस चैप्टर को पहले लिया जाएगा जो कंसेप्ट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। कहते हैं जी नो कोर्ट शेल टेक कोग्निजेंस। और कोग्निजेंस का मतलब क्या है? डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन अ केस। नो कोर्ट शेल टेक कोग्निजेंस, कोई भी कोर्ट कोग्निजेंस नहीं करेगा, शाबाश, ऑफ एनी ऑफेंस, ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हुआ है सेबी एक्ट में, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है बेटा, मेड देयर अंडर, मेड देयर अंडर, देयर अंडर का मतलब एक्ट के अंदर जो रूल्स या रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनकी बात कर रहा है, जो एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। कहता है जी नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, मेड अंडर, मेड देयर अंडर, देयर अंडर का मतलब एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। एक्सेप्ट ऑन, एक्सेप्ट ऑन, यानी अब यहाँ पे अपनी बात, कही हुई बात से पीछे हट गया। पहले बोला कि कोई कोर्ट नहीं करेगा, फिर कहता है कि करेगा। एक्सेप्ट कर दिया ना, एक्सेप्शन दे दिया, कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। एक्सेप्ट मतलब अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट मेड बाय, ऑन कंप्लेंट। अब बेटा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे, अब ये इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है हमारी, है ना। हमारी ग्रोथ रेट कितनी है? 7-8% हमारी ग्रोथ रेट है, यानी ग्रोथ रेट है तो ग्रोथ हो रही है, तो पूरी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, तो हर साल सेबी के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है काम करने का। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट का बिल्कुल लेना देना नहीं है। अगर सेबी शिकायत करता है, सेबी कंप्लेंट करता है, एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट, एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट आप मेड बाय, मेड बाय सेबी, यानी कोई भी कोर्ट जब तक किसी केस को एंटरटेन नहीं करेगा, कॉग्निजेंस नहीं करेगा, जब तक सेबी कोई शिकायत ना करे। नो कोर्ट इन्फीरियर, और जब कोई करेगा तो उस कोर्ट का कद क्या होना चाहिए? आप ध्यान से नोट कर लीजिए, नो कोर्ट इन्फीरियर,
नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ टू दैट ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट का कद बता रहे हैं कि कोर्ट का कितना बड़ा कोर्ट होना चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। आप सीपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ हिरार्की ऑफ कोर्ट्स बताई गई है, किस कोर्ट की क्या पावर है। ये कोर्ट हिरार्की ऑफ कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीपीसी का। तो अगर आप लाइफ में कभी सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ने का मौका मिला है या कभी मिलेगा तो पढ़ना, वहाँ हिरार्की ऑफ कोर्ट्स जरूर पढ़ना। नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है बेटा। इस सब्जेक्ट का मुद्दा नहीं है, ये कंसेप्ट है सीपीसी का। नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। शेल ट्राई, शेल ट्राई, ठीक है। एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 26 को भी बेटा हमने उड़ा दिया बिल्कुल, है ना। क्लास शुरू हुए अभी 35 मिनट हुए हैं। सेक्शन 26 को भी हम कर चुके हैं बेटा। आइए आप इस बात को आओ एक बार रिवाइज कर लें। सेक्शन 26 को, डिसीजन ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन अ केस को बोलते हैं कोग्निजेंस। कहते हैं जी कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस बाय कोर्ट। कोर्ट कब कोग्निजेंस करेगा, कोर्ट कब एंटरटेन करेगा। पहले कहते हैं जी नो कोर्ट शेल टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस। एक्ट रूल और रेगुलेशन के अंदर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो कोई कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा। फिर एक्सेप्शन दे दी, कहते हैं जी नहीं कर सकता है। कब, जब सेबी कंप्लेंट करे, जब सेबी कंप्लेंट करे, ठीक है। और जब सेबी कंप्लेंट करेगा तो कौन सा कोर्ट करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। नो कोर्ट इन्फीरियर यानी कोर्ट ऑफ सेशन से निचला कोर्ट, ठीक है। लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। यानी जो कोर्ट इसे एंटरटेन करेगा वो कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए। अब ये हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। मैं अजम्पशन लेता हूँ कि आपको पता है, क्योंकि इग्नोरेंशिया जूरी इज नॉन एग्जीक्यूटेंट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब यहाँ बैठ के मैं ये सिविल कोर्ट की हायरार्की नहीं डिस्कस कर सकता बेटा, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम की कमी है, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। शैल ट्राई एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये ऑफेंस नहीं ट्राई कर सकता। शाबाश बेटा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। आइए ब्रेक पे जाने से पहले हम ये काम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आइए इसे हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू पेनल्टीज, आज हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े रिलेटेड टू पेनल्टीज, एडजुडिकेशन एंड पेनल्टीज। कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हैं बेटा, वो हमने खत्म कर लिए। 15J को उड़ा दिया हमने। ये कहता है ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय द वे ऑफ पेनल्टीज। पेनल्टी से जो पैसा इकट्ठा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। 15J ऐसे कहता है। इंडिविजुअली सेक्शन आने के चांस कम है, लेकिन सेक्शन 13, 14, 15 के साथ ये आ सकता है। जहाँ सेबी फंड की बात, नोट ऑन सेबी फंड आ सकता है, वहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं। सेक्शन 20A डिस्कस किया। सेक्शन 20A हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पर। सेक्शन 20A क्या कहता है, सेक्शन 29 ऑफ CPC 1908 के साथ इसे मिला के पढ़ना है। कहता है कि नो सिविल कोर्ट, नो सिविल कोर्ट, है ना, ध्यान से आपने नोट करना है। नो सिविल कोर्ट शेल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अंडर द सेबी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट नो act to pass any order, to act any pass order, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any order। ठीक है, सेबी ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। उस ऑर्डर के लिए, उस ऑर्डर को नलीफाई या इनफेक्टिव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता उस ऑर्डर को इफेक्टिव, नलीफाई कौन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए बेटा आइए एक बारी हम एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परजुएंस ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय सेबी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। यानी अंडर इस एक्ट के अंदर जो सेबी ने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उस पर कोई इंजंक्शन नहीं लगा सकता, कोई कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं कर सकता। ये हमने, शाबाश, ये हमने कहाँ पढ़ा है बेटा, ये हमने पढ़ा है सेक्शन 20A में, सेक्शन 20A में। ठीक है, सेक्शन 20 क्या है, 20 भी हमने नहीं पढ़ा, अपील का सेक्शन है। ठीक है, उसे हम अपील वाले पार्ट में उस सेक्शन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फर्दर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है जी, फर्दर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं।
26 किया हमने, 26 से पहले हमने क्या किया, 24A किया। 24A के कंपाउंडिंग की बात करी बेटा, कंपाउंडिंग की बात मैंने अच्छे से समझाई, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि एडजुडिकेशन से आप बच सकते हैं, केस इंस्टीट्यूट हुआ हो पहले भी बच सकते हैं, बाद में भी बच सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज हैं, फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट ओनली, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है वहाँ कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। और कंपाउंडिंग कहाँ पे होगी, कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन सी अंडर एक्ट, एनी कोर्ट जहाँ पे वो केस पेंडिंग है, या सेट के पास भी आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं, सेट के पास भी अपील आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 26 की बात करेंगे लास्ट, इसमें हमने ये पढ़ा कि सेक्शन 26, decision of court to entertain a case, cognizance of any offence by court, no court shall take cognizance of any offence under this act, rules regulations made thereunder, except on complaint made by SEBI, no court inferior that of court of session, uh, court of session shall try any offence punishable under this act। तो आज के सेशन में 15 JA किया बेटा, JA किया, ध्यान में रखना है क्या है JA, बिना सेक्शंस के याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सेक्शन के साथ याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ बच्चों को सेक्शन ही हर्डल लगती है याद करने में। 15JA किया है, 20A किया है, 24A किया है और 26 किया है। ये मिसलिनियस प्रोविजंस थे रिगार्डिंग पेनल्टीज, एडजुडिकेशन एंड अपील्स के लेके। और आने वाले सेशन में मैं आपके साथ 15I से 15J तक सेक्शन